बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है यारो, आपका स्वागत है भाई, आपका स्वागत है। वैसे तो मेरे कहने से आप लोग मेरा चैनल फॉलो करते नहीं हो, लेकिन भाई साहब अगर कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। बेल बजा दोगे तो भाई साहब मजा आ जाएगा, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अक्की की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है वेलकम टू द जंगल। इस फिल्म का आज ट्रेलर लॉन्च किया गया है, लेकिन मैं इस ट्रेलर के बारे में आपको नहीं बता रहा हूं, बल्कि क्या क्या प्रॉब्लम्स वहां हुई है वो आपको बताने वाला हूं। इस फिल्म के निर्माता है फिरोज नडियाडवाला और डायरेक्टर है अहमद खान। फिरोज और अहमद ने एक ट्रेलर फाइनल किया था और वो ट्रेलर अक्की को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। यही वजह है कि कल रात को अक्की डायरेक्टर के साथ बैठा और एक ट्रेलर फाइनल किया। तो निर्माता फिरोज ने अक्की से कहा कि भाई साहब ठीक है, आपने ट्रेलर फाइनल कर लिया है अपनी मर्जी से, ओके, लेकिन कम से कम मुझे दिखा तो दीजिए, मैं देख तो लूं कि कौन सा ट्रेलर हम कल लॉन्च करने वाले हैं। अक्की ने फिरोज को ये ट्रेलर दिखाने से मना कर दिया। एक बहुत ही कमाल के व्यक्ति है। अक्की ने सुनील शेट्टी और परेश रावल को भी ये ट्रेलर नहीं दिखाया और इन सभी लोगों को यह शक था कि जो भी ट्रेलर अक्की ने फाइनल किया है उसमें सब जगह अक्की ही अक्की होगा, बाकी सभी के सीन्स कट कर दिए होंगे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब आप ट्रेलर देखेंगे तो सब जगह अक्की ही अक्की है। एक शॉट है रवीना टंडन का, एक शॉट है लारा दत्ता का, एक या दो शॉट है सुनील शेट्टी के, एक दो शॉट है परेश रावल का। यानी अक्की ने ट्रेलर ऐसा बनाया है कि सब जगह अक्की ही दिख रहा है। और जैसे कि मैंने कहा, ये सभी को उम्मीद थी कि अक्की ट्रेलर के साथ क्या करने वाला है। तो जब आज इस ट्रेलर को लॉन्च किया गया, वहां पे सुनील शेट्टी नहीं आया, परेश रावल नहीं आया, रवीना टंडन भी नहीं आई, लारा दत्ता भी नहीं आई और यहां तक कि प्रोड्यूसर फिरोज नडियाडवाला भी वहां नहीं आया। आप अंदाजा लगा करके देखिए कि एक निर्माता ने एक फिल्म को बनाया है, उसका ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, लेकिन वो वहां नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर और एक्टर है, वही दोनों ट्रेलर को लॉन्च कर रहे हैं। तो फिल्म के निर्माता फिरोज के साथ अक्की के इस झगड़े का मतलब यह है कि आगे कभी भी ये दोनों साथ में काम नहीं करेंगे। अक्की फिरोज की आगे कोई भी फिल्म नहीं करने वाला। हेरा फेरी 3, 4 जो भी बनने वाली थी वो कभी नहीं बनेगी। और 99% मैं कह सकता हूं कि फिरोज भाई की ये आखिरी फिल्म है। इसके बाद फिरोज भाई कोई भी फिल्म कभी बना नहीं पाएंगे। जो लड़कियां फिल्मों में काम करती है वो खूब पैसे कमाती है, करोड़ों में कमाती है, लेकिन कैसे कमाती है जरा देख लीजिए कृति सेनन का ये फोटोशूट। यानी कि एक लड़की 20-25 लोगों के साथ नंगी होकर ऐसे फोटो खिंचवा रही है, इस तरह से शूट करा रही है। तो एक कहावत है भाई साहब की जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। तो कृति पैसे तो कमा रही है, लेकिन देखिए कि बेचारी को क्या क्या करना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कृति को ही ये करना पड़ रहा है, वामिका गब्बी के भी फोटो देख लीजिए। एक जमाने में वामिका गब्बी की यूट्यूब पर यह वीडियो हुआ करती थी, उन वीडियो से ही ये फोटो लिए गए हैं। यानी कि वामिका हीरोइन बनने से पहले सॉफ्ट वीडियोस रिलीज किया करती थी। तो जो लड़कियां फिल्मों में हैं वो पैसे तो खूब कमाती है, लेकिन भाई साहब नंगा होना पड़ता है। और दुनिया में ऐसी लड़कियां बहुत कम है जो ये कर सकती हैं। 99% लड़कियां ये नहीं करेंगी, उनको ऐसे पैसे नहीं कमाने हैं। समझ रहे हो? बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि बॉलीवुड में तो सभी पीते हैं, ऐसा कोई भी नहीं जो नहीं पीता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बॉलीवुड में ऐसे बहुत लोग हैं जो नहीं पीते हैं। जॉन नहीं पीता है, सोनू सूद नहीं पीता है, अक्षय कुमार नहीं पीता है, बहुत सारे लोग हैं। जब सोनू सूद ने कहीं कहा था कि उसने जिंदगी में कभी नहीं पी, तो कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछा कि कभी तो ट्राई किया होगा, किसी ने आपको पिलाने की कोशिश तो की होगी। तो सोनू ने बताया था कि हाँ, सलमान ने एक दफा उनको पिलाने की कोशिश की थी, क्योंकि सलमान को ये बहुत शौक है कि जो कोई भी उनके साथ बैठता है वो भी उन्हीं की तरह पिए। नहीं पिया तो कभी नहीं पिया, कभी फैंटा मिला के भी नहीं दिया, जूस है पी ले। ऐसे दिया। मुझे याद है सलमान भाई को बड़ा शौक आता था कि इसको पिला, एक काम कर जरा रेड बुल के अंदर थोड़ा डाल के लेकर तो धीरे से एक गिलास पकड़ पड़े। लेकिन सलमान के ट्राई करने के बावजूद भी सोनू ने नहीं पी थी। सोनू ने बड़ी चालाकी से वो शराब फेंक दी थी। गए फ्राइडे को वरुण बटले की एक सुपर डुपर महा डिसास्टर फिल्म रिलीज हुई थी,
डिसास्टर ही वो होनी थी, डिसास्टर ही हुई। लेकिन उस फिल्म को प्रमोट करने के लिए वरुण ने बहुत कुछ किया। वरुण 4-5 कॉमेडियंस के साथ ऑनलाइन आया अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। वरुण की पीआर टीम ने उनको बताया कि अगर आप इनके साथ कोलैब करोगे तो आपकी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। आप अंदाजा लगाइए, वरुण को यह भी नहीं पता था कि जो कॉमेडियन है ये उसकी इतनी बजाने वाले हैं कि जो कोई भी इस प्रोग्राम को देखेगा वो अगर फिल्म देखने वाला था भी तब भी नहीं देखेगा। तो इन सभी कॉमेडियंस ने वरुण का खूब मजाक बनाया, उसकी हाइट का खूब मजाक बनाया, वरुण को यह रियलाइज कराया कि भाई साहब तू एक्टर नहीं है, तू बटला है, टिंगू है, तेरी हाइट इतनी कम है कि तू एक्टर हो ही नहीं सकता। वरुण धवन छोटी गोल्ड फ्लेक को गोल्ड फ्लेक बुलाता है। अगर वरुण धवन पुलिस में होता लोग 50 डायल करते। वहीं पर वरुण ने बताया कि भाई साहब अगर लोग मेरा मजाक बना रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ट्रोल कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वरुण ने बताया कि इसी ट्रोलिंग के बाद वरुण को 3 नए ब्रांड्स मिले हैं और वरुण बिल्कुल सही कह रहा है, वाकई उसको मिले हैं। लेकिन ये इस बात का सबूत है कि जो उस कंपनी के मालिक है वो कितने बड़े चूतियां हैं। हैवेल्स पंखे का भी वरुण ही प्रमोशन कर रहा है और आज के बाद ये पंखा मैं कभी नहीं खरीदूंगा और मुझे लगता है कोई भी नहीं खरीदेगा। तो जो ये ब्रांड देने वाले हैं वरुण को, ये कितने बड़े चूतिया है, कितने बड़े अकल से पैदल है, ये इस बात का सबूत है कि उनको पता है कि वरुण की 0 फैन फॉलोइंग है। उनको पता है कि कुत्ता भी वरुण को पसंद नहीं करता, उसके बावजूद भी वो उसको करोड़ों रुपए देकर अपने ब्रांड्स का प्रमोशन करा रहे हैं। आने वाले फ्राइडे को एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसमें म्यूजिक दिया है ए.आर. रहमान ने। तो जाहिर सी बात है ए.आर. रहमान मीडिया से यहां वहां मिलता फिर रहा है, फिल्म का प्रमोशन कर रहा है। एक ऐसे ही प्रमोशन के दौरान रहमान ने कहा कि वो आधा पंजाबी है। रहमान भाई, हमें तो नहीं पता था कि आप आधे पंजाबी हो, लेकिन आपने बता दिया तो हमें पता चल गया। लेकिन जो आप रियल में हो, जिसका हमें पता भी है, उसकी आप बात नहीं कर रहे हो। आपको तो पता ही है कि आप 100% हिंदू थे, पेवर हिंदू थे, पेवर सनातनी थे, लेकिन फिर आपने धर्म चेंज कर लिया, आप मुस्लिम बन गए और अब आप ये कहते भी नहीं हो कि आप कभी हिंदू थे। तो जब आप ये कह रहे हो कि आप आधे पंजाबी हो तो आप ये भी बताओ कि आप पूरे हिंदू थे। और भाई साहब, मुझे इससे बिल्कुल एतराज नहीं है कि भाई आप हिंदू हो, पंजाबी हो, मुस्लिम हो, मुझे इन चीजों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप अपने बारे में दुनिया को कुछ बताना चाहते हो तो पूरी बात बताइए, आधी मत बताइए। समझ रहे हो? अब तक कई लोग देश के प्रधानमंत्री हुए हैं। कोई 2 साल के लिए रहा है, कोई 5 साल के लिए रहा है, कोई 10 साल के लिए रहा है, कोई 12 साल के लिए रहा है। लेकिन मोदी जी देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है। उनकी ये दिली इच्छा थी कि वो ये रिकॉर्ड बना सके। और इसी मौके पर सुभाष घई साहब ने एक वीडियो रिलीज किया और बताया कि मोदी जी से पहले देश में कितनी अराजकता थी, देश का माहौल कितना खराब था, देश की इकोनॉमी कितनी खराब थी, देश बिल्कुल भी रहने के काबिल नहीं था। और मैं ये समझता हूं कि 2014 तक इतनी सिचुएशन खराब हो गई थी कि हमारे देश में एक अजीब सा अनरेस्टनेस हो गया था। अमीर बहुत अमीर होते जा रहे थे, गरीब बहुत गरीब होते जा रहे थे। लेकिन मोदी जी के आने पर और इस सरकार के आने पर जो बदलाव हमने देखा है वो एक अचंभे की बात है। घई साहब ने और भी बहुत कुछ कहा, सब कुछ तो मैं आपको सुना नहीं सकता। लेकिन मैं घई साहब को यह बताना चाहता हूं कि सर आपकी एज है तकरीबन 81 ईयर्स। कितने बचे हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल। 10 साल के ऊपर तो शायद नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि आपका तकरीबन आखिरी टाइम है। तो इस आखिरी वक्त में भी आपको कुछ लोगों को खुश करने की जरूरत है, ऐसा आपको महसूस होता है? अब आप अपने बारे में अच्छा जानते हो, मैं तो ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जो आपने कहा है शायद ठीक ही कहा होगा। यह तो दुनिया डिसाइड करेगी कि जो आपने कहा है वो ठीक है या नहीं है। इसी मौके पर मधुर भंडारकर ने भी एक वीडियो रिलीज करके मोदी जी के बारे में बहुत कुछ कहा। तो हम जब भी जाते, हम फॉरेन में भी जाते, अब्रॉड जाते, जिधर भी जाते, बहुत ही सराहना होती है हिंदुस्तान की, भारत की। लोग एक बहुत ही चहीते प्राइम मिनिस्टर है हमारे मोदी जी, सब लोग उनको चाहते हैं। और जो हिसाब से हमने देखा कितना परिवर्तन जो आया है इतने सालों में, बहुत ही काबिल तारीफ। बॉलीवुड के और भी ना जाने कितने एक्टरों ने, निर्माताओं ने, निर्देशकों ने मोदी जी के बारे में कहा, उनको बधाई दी। एक ये भी है जिन्होंने मोदी जी के बारे में बहुत कुछ कहा है। इनका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ कभी ये भी बॉलीवुड में काम किया करते थे। सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी को हो गए एज ए पीएम,
और खुशी इस बात की है कि हम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं इस अचीवमेंट को। और मैं यही कहूँगा कि मोदी जी, आपका जो डिसिप्लिन है, आपका जो काम करने का तरीका है, सबसे बड़ी बात कहूँ जो आपका जुड़ाव है देश के प्रति, इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीखा है हमने। और जो अचीवमेंट हमने कुछ सालों में यहाँ देखी है। तो कहने का मतलब यह है कि मोदी जी के इस रिकॉर्ड के बनाने पर बहुत लोगों ने उनको बधाई दी है। वैसे तो बॉलीवुड में हर कोई ही फेंकू है, लेकिन जावेद अख्तर साहब भी हैं जो बहुत लंबी लंबी फेंका करते हैं। जावेद अख्तर ने बताया कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि बच्चन साहब बहुत बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं, आमिर खान बहुत बड़ा सुपरस्टार बनने वाला है। मतलब जितने भी बॉलीवुड में कामयाब लोग हैं उन सब का नाम लेकर जावेद साहब ने कहा कि ये उनकी प्रेडिक्शन थी। लेकिन जावेद साहब ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि उन्होंने ये भी कहा था कि अर्जुन रामपाल आने वाले वक्त का सुपरस्टार है, वरुण धवन आने वाले वक्त का सुपरस्टार है, आमिर का भांजा इमरान खान भी आने वाले वक्त का सुपरस्टार है, अर्जुन कपूर भी आने वाले वक्त का सुपरस्टार है। और ये सभी महाफ्लॉप लोग आज की तारीख में घर पर बैठे हुए हैं। अब क्योंकि ये सब लोग इतने बड़े फ्लॉप हो चुके हैं तो जावेद साहब इनके बारे में बात करेंगे नहीं। भाई क्यों करेंगे, उनको तो लंबी लंबी फेंकनी है। तो अब जावेद साहब ने कहा है कि आमिर खान ने जो फिल्म बनाई है बंटवारा 1947, वो इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है जिसकी कोई इंतहा नहीं। सिंगल स्क्रीन हो, मल्टीप्लेक्स हो, हर जगह इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ देना है। बॉलीवुड के इतिहास में आज तक भी जितनी ब्लॉकबस्टर फिल्में आई हैं उन सब का रिकॉर्ड इसने तोड़ देना है। Most of the time I have been right. If I have not liked the picture, that picture is not wrong. मैं आपको बताता हूँ, एक पिक्चर आने वाली है जो चाहे मल्टीप्लेक्स हो और चाहे ऑडियंस हो, सिंगल, उसमें वो पिक्चर चलेगी और लोगों को पसंद आएगी। वो पिक्चर इस वक्त ये बना रहे हैं। जावेद साहब का कहना यह है कि उनको बॉलीवुड के बारे में इतनी नॉलेज है, इतना पता है कि उनकी ये भविष्यवाणी गलत हो ही नहीं सकती। अब मैं जावेद साहब को ये बताना चाहता हूं कि भाई साहब, पहली बात तो ये कि जितना बॉलीवुड वालों को बॉलीवुड के बारे में पता है उतना ही आपको पता है। तो आप लंबी लंबी फेंक रहे हो, फेंको, लेकिन आने वाले वक्त में आपके कपड़े उतरने वाले हैं, आपकी चड्ढी भी उतर जानी है। क्योंकि आमिर खान की यह फिल्म इतनी बड़ी डिसास्टर होनी है जितनी आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। और फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप कितने बड़े फेंकू चंद हो। टिंगी आलिया भट्ट की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है अल्फा। यह फिल्म तकरीबन 2 साल से बनकर रेडी पड़ी हुई थी, रिलीज नहीं हो रही थी। जो इस फिल्म का निर्माता है आदि चोपड़ा, उसको यह पूरा यकीन था कि यह फिल्म जब भी रिलीज होगी डिसास्टर ही होगी, लेकिन फाइनली कभी ना कभी तो रिलीज करनी थी। तो अब टिंगी आलिया की इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है और टिंगी आलिया इसमें एक्शन कर रही है। वो लड़की जिसका वजन है 25 किलो, जिसकी हाइट है एग्जैक्टली 3 फीट 2 इंच, वो लड़की बड़े बड़े गुंडों को उछल उछल कर इसमें मार रही है। आप अंदाजा वो लड़की एकदम बच्ची दिखती है भाई साहब, लेकिन उसके बावजूद भी उसको एजेंट बनाया गया है। उसको वो रोल कराया जा रहा है जिसको कैटरीना को करना चाहिए या दीपिका को करना चाहिए। और ये सुनकर आपको चक्कर आने लगेगा कि इस फिल्म की कहानी किसने लिखी है। भाई साहब, इस फिल्म की कहानी लिखी है उदय चोपड़ा ने। उदय चोपड़ा ने, जो इतना बड़ा फ्लॉप है, इतना बड़ा फ्लॉप है कि बॉलीवुड में अगले 50 साल में भी कोई उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। जो अब से तकरीबन 10 साल पहले बॉलीवुड से रिटायर हो चुका है, जिसने खुद ही मान लिया है कि वो जिंदगी में हारा हुआ है, उस आदमी ने इस फिल्म की कहानी लिखी है। बताओ साला, एक ही जीवन में क्या क्या देखना पड़ेगा। ऊपर वाले ने किस गोले पर मुझे भेज दिया जहां उदय चोपड़ा बुढ़ापे में राइटर बन रहा है। मतलब कुछ भी हो रहा है यार। और ये बात भी मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं कि जो बॉलीवुड वाले हैं उनको सिर्फ नकल करना आता है, कॉपी करना आता है। यही वजह है कि ये बॉलीवुड नहीं है बल्कि कॉपीवुड है। ओरिजिनल ये कुछ भी बना नहीं सकते। तो जो और बहुत सारे देशों में ऐसी फिल्में बनी हैं, उनमें से बहुत सारे सीन उठाकर इस फिल्म को बनाया गया है। स्पेन में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था निकिता, सुपरहिट रही थी और फिर उस फिल्म को हॉलीवुड में बनाया गया था। नाम था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये 1993 में रिलीज हुई थी। तो अल्फा की बेसिक कहानी इसी फिल्म से उठाई गई है। ज्यादा सीन इन्हीं दोनों फिल्मों से उठाए गए हैं। तो अल्फा का टीजर जैसे चालू होता है वही सीन दिखाया गया है जो निकिता का बहुत फेमस सीन है, यानी कि फादर बॉबी देओल बेटी आलिया के साथ बैठा हुआ है और ये आलिया का 18वां जन्मदिन है। ये अलग बात है कि आलिया आज की तारीख में एक बच्चे की अम्मा है, 36 साल की बूढ़ी है, यानी कि 36 साल की उम्र में 18 साल की लड़की का रोल अदा कर रही है। अब बॉबी देओल
आलिया को बताता है कि उसका पहला मिशन क्या है और उसको किसको मारना है। और भाई साहब अब टिंगी आलिया जाती है और अपना मिशन पूरा करती है। क्या उछल उछल के एक्शन करती है, बड़े बड़े गुंडों को एक ही हाथ में ढेर कर देती है, क्योंकि रियल में तो कुछ करना नहीं है, सब झूठ मूठ ही हो रहा है। लेकिन कमाल यह है कि जब मैं टिंगी को उछल उछल कर एक्शन करते हुए देख रहा था तो भाई साहब खूब जोर जोर से हंस रहा था, मेरी हंसी रुक नहीं रही थी। इसके बाद फिर से आलिया का बचपन दिखाया जाता है। बॉबी अपनी बेटी को अल्फा नाम दे रहा है, बॉबी अपनी बेटी को ट्रेनिंग दे रहा है, और जैसे टॉम क्रूज बाइक पर जाता है अब आलिया टिंगी ऐसे जा रही है। अरे ओए टिंगी मैडम, कहीं गिर जाओगी, जरा ध्यान से देखो, अगर गिर गई ना हाथ पैर टूट जाएंगे कसम से, और जुड़ने कई महीने के बाद है, जल्दी नहीं जुड़ेंगे। अब फिर से बॉबी आ जाता है, बेटी को लेक्चर दे रहा है, बेटी को पढ़ा रहा है, सिखा रहा है। इसके बाद फिर से टिंगी जाकर एक्शन करने लगती है। यानी कि इस पूरे टीजर में दो ही चीजें हैं, बीच बीच में बाप आता रहता है, आलिया का बचपन दिखाया जाता है, और या आलिया फाइट कर रही है और किसी को मार रही है। तो मुझे इस फिल्म के ट्रेलर को देखना ही नहीं है, ये टीजर देखकर ही मैं बता सकता हूं कि इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है, गारंटी है। इस फिल्म को डिसास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि जो आलिया इस फिल्म में कर रही है वो बाकी के और बहुत सारे एक्टर पहले ही कर चुके हैं। कंगना दीदी भी फिल्म धाकड़ में यही सब कुछ कर चुकी है, जॉन, ऋतिक, विद्युत भी कई फिल्मों में यही सब कुछ कर चुके हैं, SRK और सलमान भी कई एक फिल्मों में यही सब कुछ कर चुके हैं। तो जो कुछ अब तक इतने बड़े बड़े एक्टर्स कर चुके हैं, अगर वही सब कुछ आलिया टिंगी कर रही है तो उस फिल्म को कौन देखने जाएगा और क्यों देखने जाएगा, मुझे आप बताइए। तो भले ही इस फिल्म का निर्माता आदि 2 साल से इंतजार कर रहा हो सही टाइम का इस फिल्म को रिलीज करने के लिए, लेकिन इस फिल्म को वो अब रिलीज करे, 1 साल के बाद रिलीज करे, 10 साल के बाद रिलीज करे, इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है। क्योंकि टिंगी आलिया को एक्शन करते हुए कोई देखना पसंद नहीं करेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। कल फ्राइडे है और हिंदी 5 फिल्में रिलीज हो रही हैं, पंजाबी फिल्में भी रिलीज हो रही हैं, तेलुगु फिल्में भी रिलीज हो रही हैं, मराठी फिल्में भी रिलीज हो रही है। कहने का मतलब यह है कि कम से कम 15 फिल्में हर फ्राइडे को रिलीज होती है और सब की सब डिसास्टर हो जाती हैं, कोई देखने वाला नहीं है इन फिल्मों को। तो आज की तारीख में मेरे ख्याल में यह बिजनेस सबसे घटिया बिजनेस बन गया है, क्योंकि फिल्म बनाने वालों ने इस ट्रेड को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है घटिया घटिया फिल्में बनाकर। अब पब्लिक को यह पूरा यकीन हो गया है कि जो भी फिल्म रिलीज होगी वो वाहियात ही होगी, उसमें देखने लायक कुछ भी नहीं होगा। अक्की की एक फिल्म आ रही है वेलकम टू द जंगल, उसका भी ट्रेलर आज रिलीज हुआ है। ट्रेलर जैसे चालू होता है लिखा आता है कि 2000 करोड़ की फेक पहली फिल्म। नहीं भाई साहब, ऐसी बॉलीवुड में कई एक फिल्में बन चुकी है। हाँ, यह अलग बात है कि उन्होंने 2000 करोड़ रुपए का बिजनेस नहीं किया, बल्कि तकरीबन 2 करोड़ का ही किया है या 20 लाख का ही किया है। तो ट्रेलर के पहले ही सीन से बताया गया है कि यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें फिल्म बनाई जा रही है, और बॉलीवुड के इतिहास में आज तक ऐसी कोई फिल्म नहीं चली जिस फिल्म में फिल्म बनाई जा रही हो। यानी कि इस फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान का ऐसा मानना है कि अगर वो अपनी फिल्म में ये दिखाएगा कि फिल्म कैसे बनती है तो भाई साहब फिल्म सुपरहिट हो जाएगी, लोग ये देखकर हंसेंगे, लोगों को मजा आएगा और उस फिल्म को चलने से कोई रोक नहीं सकता। हकीकत यह है कि ये एक बहुत ही घटिया आइडिया है, बहुत ही घटिया सब्जेक्ट है, और इसको लिखा भी है बॉलीवुड के सबसे घटिया राइटर ने, जिसका नाम है फरहाद सामजी। ये आदमी जिस फिल्म की कहानी लिख देता है उस फिल्म को किसी का बाप भी नहीं बचा सकता, उस फिल्म का डिसास्टर होना तय हो जाता है। फरहाद सामजी इस बात की गारंटी है कि इससे जो भी फिल्म लिखवाएगा उसकी फिल्म सुपर फ्लॉप ही होगी। इस फिल्म में तकरीबन 40 एक्टर्स हैं और किसी को नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। इस फिल्म में जो कॉमेडी सीन है वो है जो फिल्म के अंदर फिल्म बन रही है और उसकी शूटिंग चल रही है। यानी कि ट्रेलर में खुद ही बताया गया है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ फेक है। एक्शन हो रहा है तो फेक है, डांस हो रहा है तो फेक है, गाना गाया जा रहा है तो फेक है। इतने सारे एक्टर है कि ये फिल्म नहीं बल्कि खिचड़ी है। नहीं पता चलता कौन कब आ जाता है, क्यों आ जाता है, और जब ये एक्टर्स अपने डायलॉग्स बोलते हैं तो भाई साहब खुद को थप्पड़ मारने का दिल करता है, क्योंकि वो डायलॉग्स इतने घटिया है
जो फरहाद सामजी ने लिखे हैं। ये ट्रेलर ऐसा है जिसको देखकर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पिछले 10 साल में मैंने इतना घटिया ट्रेलर नहीं देखा। किसी जमाने में अक्की की एक फिल्म आई थी 30 मार खान, जो बहुत बड़ी डिजास्टर रही थी, उसका ट्रेलर भी इतना ही खराब था जितना कि ये है। तो मैं इस फिल्म को वेलकम टू द जंगल नहीं कहूंगा, बल्कि 30 मार खान 2 कहूंगा, क्योंकि यह फिल्म भी उतनी ही बड़ी डिजास्टर होनी है जितनी बड़ी डिजास्टर वो हुई थी। यानी कि जिस दिन यह फिल्म रिलीज होगी उस दिन अक्की अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ेगा। मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं अहमद खान साहब, वो इससे पहले 4 सुपर डुपर वाहियात फिल्में बना चुके हैं। ये उनकी 5वीं फिल्म है और ये उनके कैरियर की आखिरी फिल्म है। अब जिंदगी में कभी भी वो इसके बाद किसी फिल्म को बना नहीं पाएंगे। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अहमद भाई के घर पर बैठकर मैंने अहमद भाई से कहा था कि अगर आप इस फिल्म को बनाएंगे तो यह फिल्म इतनी बड़ी फ्लॉप होगी कि आपके करियर को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। लेकिन अहमद भाई ने नहीं सुनी थी तो करियर खत्म होना पक्का है, गारंटी है। यह एक ऐसा ट्रेलर है, इतना घटिया है कि जो भी इसको देखेगा वो भाई साहब लिख करके रख लेगा कि उसको यह फिल्म नहीं देखनी है, फ्री भी नहीं देखनी है। अगर उसको टिकट फ्री मिलेगा, पॉपकॉर्न फ्री मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगा, तब भी वो इस फिल्म को नहीं देखेगा। अगर आपको भी अपने आप को 2-4 थप्पड़ मारने हैं तो आप भी इस ट्रेलर को देख लीजिए। शाहिद कपूर बटले की फिल्म आ रही है कॉकटेल 2। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो बहुत ही वाहियात है, घटिया है। लेकिन जब इस फिल्म के डायरेक्टर से पूछा गया कि भाई साहब कॉकटेल 1 और कॉकटेल 2 में क्या डिफरेंस है, तो इस फिल्म के डायरेक्टर ने बहुत ही कॉन्फिडेंस और खुशी के साथ कहा कि कॉकटेल 2 में एक बहुत ही कमाल की कहानी है जो कॉकटेल 1 में नहीं थी। The difference between cocktail 1 and cocktail 2? Yeah. Ooh, cocktail 1 and cocktail 2. I think. Shit. I know this is going to just go down badly, so I'm going to just avoid saying anything. But I think there is a story in cocktail 2. मैं आपको बता दूं कि कॉकटेल 1 एक बहुत ही कमाल की फिल्म थी, ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, और इस डायरेक्टर ने अपने जीवन में वही एक हिट फिल्म बनाई है। इसके बावजूद भी ये डायरेक्टर इतना नाशुक्रा है कि ये कह रहा है कि उस फिल्म में कहानी नहीं थी। लेकिन कॉकटेल 2 में एक कमाल की कहानी है, क्योंकि इसमें थ्रीसम है और बॉलीवुड वालों का ये फेवरेट सब्जेक्ट है, थ्रीसम, फोरसम। समझ रहे हो, माल फूकना। इससे बेहतर सब्जेक्ट इनके लिए हो ही नहीं सकता कोई। साले मोदी जी ने रिकॉर्ड बना दिया है देश के सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहने का, और इसी मौके पर अनुपम खेर ने भी एक वीडियो बनाया है। लेकिन इसी वक्त में नसीरुद्दीन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो उन्होंने अनुपम खेर के बारे में कहा था, जरा सुन लीजिए। Someone like Anupam Kher has been very vocal. I don't think he needs to be taken seriously. He is a clown. Any number of his contemporaries from NSD and FDI can attest to his sycophantic nature. It's in his blood. He can't help it. तो ये जो कुछ भी आपने देखा है, ये नसीर ने तकरीबन 2 साल पहले अनुपम खेर के बारे में कहा था। लेकिन आज लोग इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं, लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जब वेलकम बनी तो नाना और अनिल कपूर की जोड़ी को सराहा गया। जब वेलकम 2 बनी तब भी इन दोनों के रोल बहुत ही जबरदस्त थे। और क्योंकि अब वेलकम 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ है, तो जब नाना से पूछा गया था कुछ दिनों पहले कि भाई साहब ये फिल्म आपने क्यों नहीं की, तो नाना ने बताया था कि नाना और अनिल ने इस फिल्म की कहानी को सुना था, लेकिन वो कहानी इतनी घटिया थी, इतनी खराब थी कि उन दोनों ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। अभी तीसरी बन रही, उसमें हम दोनों नहीं है। हाँ, क्या उन्होंने अप्रोच नहीं किया? नहीं किया था, हमने ना बोला। कहानी नहीं, उतनी मजा नहीं आया। और मेरे ख्याल में आज जिसने भी इस फिल्म के ट्रेलर को देखा है वो ये कह सकता है कि नाना जो कह रहा था वो बिल्कुल सही कह रहा था। वाकई इस फिल्म की कहानी बहुत ही घटिया होगी। अक्की की हर 2-4 महीने के बाद कोई ना कोई फिल्म आती ही रहती है, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती ही रहती है। अब क्योंकि अक्की की नई फिल्म रिलीज होने वाली है तो उसका एक पुराना वीडियो वायरल हो गया है। अक्की अपने एक इंटरव्यू के वक्त में कह रहा है कि जो भी बच्चे प्रोटीन खाते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं, प्रोटीन किसी को भी नहीं खाना चाहिए। मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ। वो है वो प्रोटीन शेक्स एंड स्टेरॉइड्स एंड क्रिएटिन, BCA, ये सब चीजें जो भी हैं, ये पता नहीं क्यों लेते हैं। They are becoming a product of a product. जितने किलो के आप हैं, बॉडी को चाहिए उतने ग्राम प्रोटीन। लेकिन कुछ दिनों पहले ही अक्की एक प्रोटीन का ऐड किया करता था और लोगों से कहता था कि प्रोटीन खाना चाहिए।
मतलब ये जो एक्टर हैं हमारे, इनको इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या सही है क्या गलत है, इनको चाहिए पैसे। अगर आप किसी काम के लिए इनको पैसे दोगे तो वो काम सही है, पैसे नहीं दोगे तो वो गलत है। कमाल के लोग हैं कसम से भाई, सही है कि भाई। जिस दिन मेरी फिल्म रिलीज हुई थी, करण जौहर की फिल्म दोस्ताना भी उसी दिन रिलीज हुई थी। यानी कि दोस्ताना रिलीज हुई थी तकरीबन 18 साल पहले, और तभी से करण जौहर दोस्ताना 2 बनाना चाहता है। दोस्ताना 2 कार्तिक के साथ बन रही थी, बंद हो गई थी। अब फिर से करण उस फिल्म को बनाने की कोशिश कर रहा था। कार्तिक तो उस फिल्म को कर नहीं रहा था, विक्रांत मैसी आया था कार्तिक की जगह, और फिल्म में दूसरा हीरो था लक्ष्य, डायरेक्टर था अद्वित चंदन। अब आप पूछेंगे कि ये कौन है? ये वही है जिसने आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा बनाई थी, जो एक बहुत ही वाहियात किस्म की फिल्म थी। उससे पहले भी इसने आमिर खान के लिए एक और फिल्म बनाई थी जिसका नाम था सीक्रेट सुपरस्टार। बहुत बड़ी डिसास्टर फिल्म थी, लेकिन आमिर खान ने मीडिया में खूब पैसे बांटे थे उस फिल्म को हिट साबित करने के लिए। पिछले तकरीबन 8 महीने से ये डायरेक्टर इस फिल्म पर काम कर रहा था। जल्दी इस फिल्म की शूटिंग चालू होने वाली थी, लेकिन अब इस डायरेक्टर ने भी इस फिल्म को छोड़ दिया है, यानी कि यह फिल्म फिर से बंद हो गई है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि यह फिल्म एक पनौती फिल्म है जो बनने का नाम ही नहीं लेती। करण जौहर 18 सालों से कोशिश कर रहा है इस फिल्म को बनाने के लिए, लेकिन बन नहीं रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार तो करण जौहर भी हार मान ही लेगा। अब करण जौहर शायद इस फिल्म को कभी नहीं बनाएगा। मैंने अपना एक गाना रिलीज किया है, बहुत लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पहले तो आप जरा सुन लीजिए गाना। खुद से तेरे बिना सब है सुना, हर पल तेरी याद है, मेरी हर खुशी अब सिर्फ उदास है। गाना सुन लिया भाई साहब आपने। अब आप ये पूछेंगे कि ये गाना मैंने क्यों बनाया, क्यों रिलीज किया। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आपको हर काम को प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। वाकई ही आज के वक्त में क्या चल सकता है, क्या नहीं चल सकता। पब्लिक किस गाने को देख सकती है, किस गाने को नहीं देख सकती। आप सभी जानते हैं कि आज का जमाना एआई का जमाना है, तो ये गाना मैंने एआई से बनाया था। ना ही इस गाने को किसी सिंगर ने गाया है, ना ही किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने बनाया है। इस गाने को बनाने में, शूट करने में, रिलीज करने में सिर्फ 50,000 रुपए खर्च हुए हैं। तो मैं जानना चाहता था कि भाई जो एआई से गाना बनता है, जो सिर्फ 50-60 हजार रुपए में बनकर रिलीज हो सकता है, उसको लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, उसका रिजल्ट क्या है। क्योंकि अगर एक काम मैंने खुद नहीं किया, मुझे उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूं? कुछ नहीं ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यह गाना मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनाया था, जानने के लिए बनाया था कि एआई का गाना क्या कर सकता है। एक कॉमेडियन है प्रणीत मोरे, इसकी शक्ल भालू की जैसी है। इसके बावजूद भी कुछ लोग इसका शो देखने जाते हैं। तो इस घटिया कॉमेडियन के शो में कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी हुई जिस पर हंगामा मचा हुआ है। 370 की बिरयानी स्टेटमेंट को लेकर बहुत ही हंगामा मचा हुआ है चारों तरफ। जिस लड़के ने शो में यह कहा कि उसने एक लड़की के लिए 370 की बिरयानी खरीदी थी, उसको बहुत ही क्रिटिसाइज किया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि लोग उसको क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं। भाई, ये प्रणीत मोरे जिसकी शक्ल भालू की जैसी है, इसके शो में कैसे लोग आएंगे? आपको क्या उम्मीद है? मतलब आप लोगों को ऐसी उम्मीद है कि इसका शो वो लोग देखने आते हैं जो किसी रेस्टोरेंट में 10-15 हजार रुपए का बिल पे कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप बिल्कुल ही दिमाग से पैदल हो। अरे भाई, इसकी शक्ल देखिए आप। जो इसका शो देखने वाले हैं वो ऐसे लुक्खे लफंगे हैं जिनकी औकात है 300 रुपए की, 250 रुपए की, 400 रुपए की। इससे ज्यादा की औकात वाला आदमी इसकी शक्ल क्यों देखेगा? तो जब इसके शो में आते ही वेले घटिया लुक्खे लोग हैं, तो जाहिर सी बात है वो बातें भी वैसी ही करेंगे, घटिया बातें। और वही घटिया बातें उस लड़के ने की। तो उस लड़के को क्रिटिसाइज करने के बजाय आप उस लड़की को क्रिटिसाइज कीजिए जो ऐसे घटिया लड़के को डेट कर रही थी, जिसने ऐसे लुक्खे लड़के के साथ दोस्ती की थी। भाई, ऐसे घटिया लुक्खे चूतिया इंसान के साथ कोई लड़की दोस्ती क्यों करेगी? जो दोस्ती कर रही है वो दिमाग से बिल्कुल पैदल है। तो अगर वो खुद ही लड़की दिमाग से पैदल है तो फिर लड़के को क्रिटिसाइज करने से क्या हो जाएगा? मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि ये जो भालू की जैसी शक्ल वाला प्रणीत मोरे है, अगर आप इसका शो देखने जाते हो तो इसका मतलब यह है कि आप जिंदगी में परेशान हो, आप अकल से पैदल हो, आप मेंटली डिस्टर्ब हो। नहीं तो कोई भी आदमी ऐसी शक्ल को देखने क्यों जाएगा भाई साहब?
क्या जरूरत पड़ी है किसी को ऐसी शक्ल देखने की? तो अगर आप इसके शो में आने वाले भिखारी, घटिया, लुक्खे लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आप खुद ही गलत हो। पंजाबी फिल्मों का एक सुपरस्टार है एमी विर्क। उसने बताया कि जब फिल्म धुरंधर बन रही थी तो रणवीर सिंह ने उससे कहा था कि भाई साहब, मैंने अपने सारे पैसे इस फिल्म में इन्वेस्ट कर दिए हैं और इसका चलना बहुत जरूरी है मेरे लिए। मैं पहले भी ये बात कई बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि जो एमी विर्क कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। यह सच है कि डायरेक्टर आदित्य धर और रणवीर सिंह ने अपनी जेब से पैसे लगाकर इस फिल्म को कंप्लीट किया था। एक्चुअली हुआ यह था कि ज्योति देशपांडे ने इन लोगों को एक बजट दिया था और वो बजट बहुत जल्दी खत्म हो गया था। फिल्म तकरीबन 40% ही कंप्लीट हुई थी, बाकी 60% रह गई थी। इसके बाद ज्योति ने इनसे कहा कि भाई ये जो आपकी फिल्म है ये एक नंबर की घटिया फिल्म है, ये चलने वाली नहीं है, तो मैं आगे पैसे देने वाली नहीं हूं। आप लोगों को कंप्लीट करना है कीजिए, नहीं करना है आपकी मर्जी है। जो पैसे मैंने आपको दिए हैं वो पैसे मैं आप लोगों से वापसी ले लूंगी। लेकिन रणवीर और आदित्य को फुल यकीन था कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर ही होगी। यही वजह है कि इन दोनों ने अपने सारे पैसे इस फिल्म को बनाने पर खर्च कर दिए थे। इन दोनों को इस बात के लिए सलाम किया जाना चाहिए कि इन लोगों को अपनी फिल्म पर इतना कॉन्फिडेंस था कि इन्होंने अपने घर के पैसे लगाकर इस फिल्म को कंप्लीट किया था। फिल्म रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर हो गई। तो जो भी रिस्क इन दोनों ने लिया था वो कामयाब हो गया। और यह बात भी बिल्कुल सही है कि रणवीर सिंह के घर में आ गई बेटी दुआ, तो दुआ अपनी किस्मत लेकर आई है। लड़की जब घर में आती है तो कहा जाता है कि लक्ष्मी आई है। तो मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि दुआ की किस्मत से यह फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है। लेकिन अगर ज्योति देशपांडे ऐसा समझ रही है कि धुरंधर 3 बनेगी तो ये उसके सपने हैं, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि ज्योति देशपांडे ने डायरेक्टर और एक्टर की कितनी बेइज्जती की थी। इनको बहुत बुरा भला कहा था भाई साहब। इनको कहा था कि तुम लोगों को फिल्म के बारे में कुछ पता नहीं है, तुम दोनों लुक्खे हो, यह फिल्म डिजास्टर होने वाली है। तो आप मुझे बताइए कि वो एक्टर, वो डायरेक्टर ज्योति की उन बातों को कैसे भूल जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मैं भी उनकी जगह होता तो जिंदगी में ज्योति की ये बातें कभी भूल नहीं पाता। और यही वजह है, मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि धुरंधर 3 कभी नहीं बनेगी, क्योंकि ये दोनों ही ज्योति के साथ काम नहीं करेंगे। जो ज्योति ने उल्टा सीधा इनको बोला था ये दोनों ही कभी उसको नहीं भूलेंगे। जब अक्की से एक पत्रकार ने पूछा कि भाई साहब बूढ़े हो चुके हो, आप रिटायर कब होगे, तो अक्की ने कहा कि भाई साहब 36 साल से मैं काम कर रहा हूं और रिटायर होने की कभी सोची ही नहीं और रिटायर होऊंगा भी नहीं। और मेरे हिसाब से किसी को भी रिटायर नहीं होना चाहिए, काम करते रहना चाहिए अगर लंबी जिंदगी जीनी है तो ऐसा है, बेटर है काम करते रहो यार। रिटायर, मैं तो बोलूं, सच्ची बोलूं, ये मेरे को शब्द ही बहुत गलत लगता है रिटायर। आदमी रिटायर तभी हो जब बस मरने के लिए 5 सेकंड बाकी हो। क्या बात है भाई, मैं रिटायर भी हो रहा हूँ, वो बेटर रहेगा। रिटायर कोई मत होना, काम करते रहना। अगर लंबी जिंदगी चाहिए तो काम करते रहना। अक्की भाई ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि काम करते रहना चाहिए अगर लंबी जिंदगी जीनी है तो, लेकिन लेते भी रहना चाहिए ना। आप तो जानते ही हो भाई, नहीं समझ रहे हो भाई, काम करेंगे तभी तो ले पाएंगे, अगर काम नहीं करेंगे तो लेंगे कैसे? मैं सांसों की बात कर रहा हूं कि भाई, मैं कुछ और बिल्कुल नहीं कर रहा हूं भाई। सांसें लेंगे तो लंबी जिंदगी जी पाएंगे और काम करेंगे तभी तो सांसें ले पाएंगे। तो ये खाली इतना कहना कि भाई काम करते रहना जरूरी है लंबी जिंदगी जीने के लिए, ये सही नहीं। आप अच्छी तरह जानते हो कि लेना भी जरूरी है ना, हर दूसरे दिन लेना भी जरूरी है भाई साहब, और आप तो लेते ही रहते हो। सांसों की बात कर रहा हूं भाई, मैं सांसों के अलावा कोई बात नहीं कर रहा हूं कि भाई कसम से आप यकीन करो भाई मेरा कि भाई सही जा रहे हो। लेकिन जो आपने कहा कि भाई 100%, 100%, 200% बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब। मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं भाईजान कमाल के आदमी है भाईजान आप। इसके बाद पत्रकार ने कहा कि अक्की भाई कोई भोजपुरी में डायलॉग सुना दीजिए। तो अक्की भाई ने कहा कि साले मैं क्या पागल हूं जो भोजपुरी में डायलॉग सुनाऊंगा? इसके बाद तू कहेगा कि एक ठुमका भी लगा दीजिए भोजपुरी में एक बार कोई डायलॉग। अभी तो मैंने पागल हूं एक तो फ्री में आया तो कहता है भोजपुरी में बोलेगा ठुमके भी दिखाओ। अक्की भाई अगर आपको भोजपुरी से इतनी प्रॉब्लम है तो भोजपुरी गाना क्यों डाला फिल्म में? तब नहीं आपको पता था कि आप क्या कर रहे हो? लेकिन वहां भी तो आपको सांसें लेनी थी।
सांसें भाई लंबी जिंदगी जीने के लिए लेना जरूरी है। समझ रहे हो ना भाई? सांसें भाई, सांसें, और की कसम से भाई सांसों की बात कर रहा हूं। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।